Welcome back once again. Now the next part is the British conquest of Bengal. बंगाल पे ब्रिटिशर्स ने कैसे कब्जा लिया, कैसे जीत लिया, कैसे कंट्रोल लिया। इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। By the middle of the 18th century, the Mughal Empire disintegrated into numerous independent kingdoms across the Indian subcontinent. 18वीं सदी के बीच में आते आते मुग़ल राज जो है वो बिखरता चला गया। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है इंटीग्रेट का ऑपोजिट, और इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा कर। तो डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है बिखरना। इनटू न्यूमरस, अलग अलग, काफ़ी नंबर पे इंडिपेंडेंट किंगडम्स, अलग अलग। पहले मुग़ल के अंडर पे 70-75% या इससे भी ज़्यादा पूरा इंडिया जो है वो मुग़ल किंगडम के अंडर में आता था। बट फिर जैसा कि आपको पता है कि लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर औरंगज़ेब, उसकी डेथ के बाद उसके अंडर के जो सब किंग थे, राइट, वो सब लोगों ने अपना अपना इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो बना लिया। तो इंडिया में 18th सेंचुरी का बीच के टाइम पे आते आते मुग़ल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होता जा रहा था। और उसी वजह है कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया पे राज करने में, वो कंट्रोल करने में सफल रहे। क्योंकि मुग़ल किंगडम अगर होता पूरा इंटीग्रेटेड तो ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर पाते। These kingdoms were blinded by opportunism and tended to promote their own interest. ये जो किंगडम्स थे, जो राज थे, क्योंकि वो अलग अलग होते जा रहे थे, राइट, तो ऑब्वियसली साइज़ भी छोटी होती जा रही होगी। क्योंकि एक हिस्सा अगर अलग अलग, एक ही पार्ट, एक चीज़ अगर अलग अलग हिस्सों में बटेगी तो छोटे पार्ट्स हो जाएंगे। तो वो दे वेर ब्लाइंडेड बाय अपॉर्चुनिज्म। किसी, जैसे कि होता ये है कि अगर किसी में कोई टूट हो, फूट हो, अविश्वास हो, ऐसा कुछ हो, तो कोई तीसरा उसमें आकर अपॉर्चुनिटी जो है, राइट, वो उसका लाभ ले जाता है, लाभ उठाता है। तो ये किंगडम अपॉर्चुनिज्म टेक्निक से ब्लाइंड कर दिए गए थे। उनको पता नहीं था कि ये उनका अंत लाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, राइट। एंड टेंडेड टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। वो क्या था कि जैसे कि मुग़ल सेपरेट हो गए, तो सेपरेट जो हुए थे उसमें से फिर जो छोटे छोटे राजा थे उनको अपॉर्चुनिटी दिखने लगी, मौका दिखने लगा कि भाई अब हम वो अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके हम बड़े हो जाए। वैसे सारे लोग ऐसा ही सोचते थे और अपने अपने हितों को ब्लाइंड एंड प्रमोट, दे वर टेंडेड टू प्रमोट। टेंड माने वो उनका अब एक ओरिएंटेशन हो चुका था, वो उस तरफ झुक चुके थे कि हम अपने खुद के इंटरेस्ट को, माने अपने खुद के भले के लिए सोचे, खुद के हित के लिए सोचे, राइट। तो अपॉर्चुनिज्म और अपने ओन इंटरेस्ट के लिए सोचने लगे, इसीलिए वो फिर ज़्यादा बिखरते चले गए। मोर इम्पोर्टेंटली, देयर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एनकरेज्ड द यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स टू टेक एडवांटेज एंड एस्टैब्लिश देयर टेरिटोरियल रूल इन इंडिया। और सबसे अहम बात ये थी कि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि अब अलग हुए, वो तो भाई भाई ही थे, अब अलग हुए, तो उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, प्रॉब्लम्स जो थे, उनकी वजह से यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स को एनकरेजमेंट मिला, हिम्मत मिली कि इनका फ़ायदा उठाया जाए। और वो फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपना टेरिटोरियल रूल भारत में स्थापित कर दिया, राइट। सो ये था इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारतीय खंड में देखा जाए तो सबसे रिच प्रिंसली स्टेट्स अगर थे उसमें से बंगाल एक था,
राइट, काफ़ी खजानों से भरा हुआ प्रोविंस था, राज्य था। द कंपनी हैड बीन अलाउड ड्यूटी फ्री ट्रेड बाय द मुगल एम्परर इन 1717, 1717 में मुगल एम्परर ने कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए अलाउ किया था। अब एक आउट ऑफ द टॉपिक बात करें, वैसे रिलेटेड है, तो ड्यूटी फ्री ट्रेड क्यों करने दिया? ये एक बड़ी बात है कि ऐसा डिसीज़न लेने की वजह से ही धीरे धीरे वो लोग अपना टेरिटोरियल एक्सपांसन करने लगे, क्योंकि वो भी धंधा करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, और वो कोई गरीब तो थे नहीं कंपनी वाले। अगर गरीब है तो गरीब थे, अगर गरीब हो तो इंग्लैंड से यहाँ पे शिप लेकर 8-8 महीने का ट्रैवलिंग कोई गरीब नहीं कर सकता। तो अपने ट्रेड करने के लिए अगर आए हैं तो क्यों ड्यूटी फ्री ट्रेड करने देना? सो वॉट एवर, अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस राइट वॉज ग्रोसली मिसयूज बाय कंपनी ऑफिशियल्स हु ट्रेडेड प्राइवेटली विदाउट पेइंग ड्यूटी। अब इन परमिशन किसको मिली थी? अच्छा, परमिशन किसने दिया था? मुगल एम्परर ने। कब दिया था? 1770। अब परमिशन मिली थी किसको? कंपनी को। कंपनी माने एज ए कंपनी, एक कंपनी को मिला था, वो किसी कंपनी के कोई ऑफिशियल को नहीं मिला था। बट उसका पूरा गलत फ़ायदा उठाया कंपनी के ऑफिशियल्स ने, जो प्राइवेटली भी अपना ट्रेड करते थे। उसकी जॉब का टाइम होता है, वो टाइम के अलावा भी अपना ट्रेड कर रहे थे, और वो ड्यूटी भी पे नहीं कर रहे थे, और ड्यूटी फ्री तो कंपनी के लिए ट्रेड था। द कंपनी मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय बाइंग चीप गुड्स एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइजेस, देयर बाय एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिटर्स। अब ड्यूटी फ्री था, ड्यूटी माने एक तरह का टैक्स। अब टैक्स कंपनी को नहीं पे करना है, तो कंपनी जो चीज़ें बेच रही है वो चीज़ का प्राइस जो है वो काफ़ी कम कर सकती है। और उल्टा कंपनी ने तो क्या किया, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के साथ साथ उन्होंने बाइंग भी चीपली किया, सस्ते में वो माल खरीद रही थी और फिर बाहर बड़े दामों में वो बेच रही थी। और इसी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने प्रतिस्पर्धी को, कॉम्पिटिटर्स किसको बोलते हैं? एक ही फील्ड में एक ही काम कर रहे हैं दो लोग या दो संस्थाएं, दो कंपनी, तो दे आर कॉम्पिटिटर्स, वो कॉम्पीट कर रहे हैं। तो उनको एलिमिनेट करते जा रही थी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी नहीं लग रही थी, और दूसरी कंपनियों को जो ट्रेड कर रही थी उनको ड्यूटी लग रही थी, तो उनकी प्राइसेस और ज़्यादा हो रही थी। क्लियर? द स्टेट अंडर नवाब अली वर्दी खान फेस्ड ह्यूज रेवेन्यू लॉसेस। अब जबकि कंपनी को ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती थी, इसी वजह से बंगाल को ड्यूटी की उतनी इनकम लॉस में हो रही थी। इसीलिए तब का जो नवाब था अली वर्दी खान, उसको काफ़ी लॉस होने लगा। रेवेन्यू लॉसेस, रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, अब रेवेन्यू लॉस होने लगा। When the last powerful Nawab of Bengal, Ali Vardi Khan, was succeeded by his grandson Siraj-ud-Dowla, the British began to fortify Fort William, that is on Calcutta. अब एक तो उसको लॉस होने लगा, रेवेन्यू नहीं होती थी क्योंकि कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अलाउ कर दिया था, और तब तो मोनार्की, राजा ने एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। अब मना करने के लिए राजा बोलेगा हमारी प्रेस्टीज डाउन होगी, फिर भी उन्होंने मना किया था। तो अली वर्दी खान जो है वो लास्ट पावरफुल रूलर था, राइट। उसके बाद उसका पोता सिराज-उद-दौला आया, और तब ब्रिटिश ने अपने फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में, फोर्ट विलियम करके अपनी कोठी स्थापित की थी, उनको फोर्टिफाई करने, स्ट्रेंथनिंग करने लगे। सिराज-उद-दौला आस्क्ड द ब्रिटिश टू इमीडिएटली स्टॉप फोर्टिफाइंग एंड पे रेवेन्यू। सिराज-उद-दौला ने बोल दिया, क्योंकि वो सहन करने वालों में से नहीं था, उसने बोल दिया कि भाई ब्रिटिश आप इमीडिएटली फोर्टिफाइंग करना बंद कर दीजिए अपने किले को, और भाई चुपचाप अपना रेवेन्यू पे कीजिए, ड्यूटी पे कीजिए, जो टैक्स लगता है वो पे कीजिए। ही वॉन्टेड टू चेक द ग्रॉस मिसयूज ऑफ फ्री पासिस और दस्तक्स that exempted companies goods from taxes। सिराज-उद-दौला ये चाहता था कि वो
फ्री पास, और उसको दस्तक बोलते हैं हमारे हिंदी में, दस्तक बोलते हैं फ्री पास को। वो फ्री पास दिए जाते थे, किसको दिए जाते थे? कंपनी को। वो कंपनी को फ्री पास दिए जाते थे, उसका मिसयूज़ कर रहे थे कंपनी के ऑफिशियल्स भी, जिससे मुक्ति मिलती थी। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? ग्लोसरी में हमने देखा, मुक्ति मिलना, कि भाई पे नहीं करना है, ड्यूटी पे नहीं करना है, दैट इज एग्जेम्पशन। क्लियर? एग्जेम्प्ट का एक और एग्जांपल, एग्ज़ाम में, जब बोर्ड एग्ज़ाम में अगर कोई सब्जेक्ट आप क्लियर करते हो तो एग्जेम्प्टेड होता है, अब वो सब्जेक्ट में से आपको मुक्ति मिल गई। क्लियर? और कंपनीज गुड्स फ्रॉम टैक्सेस, कंपनी के गुड्स जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि उसको फ्री पास मिलते थे। किसकी तरफ से? यस, मुगल रूल की तरफ से। He refused to give further trade concessions and privileges to the company which it had been demanding. कंपनी जो कुछ सालों से डिमांड कर रही थी वो मिल रहा था कंपनी को, बट सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खान का पोता था, उसके आने के बाद सिराजुद्दौला ने रिफ्यूज़ कर दिया, माने मना कर दिया कंपनी को, अब आगे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, और जो प्रिविलेजेस मिल रहा था, फैसिलिटीज़ मिल रही थी, वो भी नहीं मिलेगा। वो सिराजुद्दौला ने क्लियरली बता दिया। और फिर कंपनी शायद फिर भी नहीं मानी होगी, तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया। सिराजुद्दौला मार्च्ड विथ एन आर्मी ऑफ 30,000 सोल्जर्स एंड लेड सीज टू कलकत्ता। सिराजुद्दौला जो था उसने कंपनी की खुद की आर्मी, 30,000 की आर्मी लेकर उन्होंने आगे कुछ किया। मार्च मतलब आगे कुछ करना, और उन्होंने कलकत्ता को घेरे में डाल दिया। घेरा करना, सीज माने किसी एक पर्पस को लेकर किसी जगह, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री या टाउन को घेरा डालना, तब तक जब तक वो हमारा कहना ना मान ले, दैट इज सीज, जो हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया था, राइट? दैट इज सीज। ही कैप्चर्ड द कंपनीज ऑफिशियल्स, डिसआर्म्ड इट्स सोल्जर्स एंड ब्लॉक्ड इट्स शिप्स। कंपनी के ऑफिशियल को पकड़ लिया, उनके सोल्जर्स के पास से वेपन्स ले लिए। डिसआर्म करना माने, डिस माने ऑपोजिट और आर्म माने शस्त्र, उनको निशस्त्र कर दिया। एंड उसके शिप्स को, जहाज को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। देन ही प्लेस्ड कलकत्ता अंडर द चार्ज ऑफ माणिकचंद एंड रिटर्न टू मुर्शिदाबाद। फिर सिराजुद्दौला जो है वो कलकत्ता को माणिकचंद उनका विश्वास रहा होगा, तो उनके अंडर में कलकत्ता को सौंप दिया, और फिर वो अपने मुर्शिदाबाद चला गए, राइट? तो फर्स्ट बैटल ब्रिटिशर्स की, जिन्होंने जो बैटल उसने जीता, द बैटल ऑफ प्लासी 1757। रॉबर्ट क्लाइव was sent from the Madras presidency to recapture कलकत्ता। अब कलकत्ता हाथ से निकल गया था। फोर्ट विलियम में वो काफ़ी बिजनेस कर रहे थे, वो सब कुछ 30,000 की सेना लेकर अलीवर्दी खान के पोते सिराजुद्दौला ने वो सब कुछ कैप्चर कर लिया और वहाँ से निकाल दिया ब्रिटिशरों को कुत्तों की तरह। अब रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ से। इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी ईस्ट में, साउथ में नीचे मद्रास प्रेसिडेंसी, और वेस्ट में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि एक वर्चुअली रिवर्स ट्रायंगल एक्सपोज कर रहा था। कलकत्ता को रिकैप्चर करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। ही कॉन्स्पायर का मतलब होता है चाल चलना, चीटिंग करके कोई प्लान बनाना। विथ मीर जाफर के साथ प्लान बनाया। द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला का सेनापति, कमांडर इन चीफ, उसके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी बनाई। द कंपनी ऑफिशियल्स मैनेज टू विन ओवर इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ सिराजुद्दौला's कोर्ट सच एज जगत सेठ, वो बैंकर था, एंड ओमी चंद, वो बहुत ही रिच व्यापारी था। कंपनी ने ऐसी चीटिंग करके ये सिराजुद्दौला के दरबार के मेंबर्स को अपने पक्ष में ले लिया। With their support, the British forces defeated
नवाब इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757। उनके सपोर्ट से ब्रिटिश फोर्सेस ने नवाब को, सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया, जो कि 1757 में लड़ी गई थी। वो ब्रिटिश की पहली एक मेजर विक्ट्री थी, इसीलिए ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में ये उनकी एक इम्पोर्टेंट डेट होती है। अब वो हमारे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इंडियंस के लिए, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की थी। नेगेटिविटी, कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग, चीटिंग, प्लॉट, वो करके वो जीतते जा रहे थे ब्रिटिशर्स। और ये प्लासी क्यों कहा जाता है? पलाश, वो जहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई, वो जहाँ पे लड़ाई लड़ी गई वो वहाँ पे पलाश के फ्लावर्स उगा करते थे, और पलाश के फ्लावर्स से ही रंग बनता है जिससे हम होली खेलते। पलाश लीव्स को ड्राई करके सुखा के उनका पाउडर बनाया जाता है, वो अबील गुलाल जिसको कहते हैं, राइट। फॉलोइंग वेयर द रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों ने जीत लिया, तो अंग्रेजों की नीति के मुताबिक बैटल ऑफ प्लासी की कुछ कंडीशंस थी। क्या हुआ? एज ए रिजल्ट सिराजुद्दौला वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड, उसको पकड़ा गया और मारा गया। फिरंगियों की सज़ा तो ऐसी ही होती है। एज द कंपनी ऑफिशियल्स हैड प्रोमिस, मीर जाफर बिकेम द पपेट नवाब ऑफ बंगाल। जैसा कि कंपनी ने प्रोमिस किया था उनको लालच देकर कि भाई तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, बट वो मीर जाफर उल्लू का पठा, उसको तो दिख रहा था कि हमें मुझे नवाबी पद चाहिए, बट आगे क्या होता था वो तो आगे क्या होना था वो तो उसको पता नहीं था। अब वो पपेट नवाब बन गया। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, ब्रिटिश का वो कठपुतली बन गए। ही ग्रांटेड देम द जमींदारी ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल। बंगाल के 24 जिलों की जमींदारी ब्रिटिशर्स को दे दी। 24 गांव नहीं, 24 जिलों। ऑल ऑफ द फ्रेंच सेटलमेंट्स इन बंगाल वेर ऑल्सो सरेंडर टू द इंग्लिश में बंगाल में जितने फ्रेंच सेटलमेंट्स थे, जहाँ जहाँ पे फ्रेंच का ट्रेडिंग चल रहा था, सेटलमेंट्स था, वो सब कुछ इंग्लिश को माने ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया। द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल मेड देम फिनेंशियली स्टेबल टू फर्दर देयर पॉलिटिकल डिजाइंस। अब 24 जिलों की जमींदारी माने उसका राइट्स, उसका टैक्स, रेवेन्यू, वो सब कुछ ब्रिटिशर्स को मिलेगा, और फ्रेंच सेटलमेंट्स भी ब्रिटिशर्स को दे दिया, माने पूरा व्यापार ब्रिटिशर्स करेंगे अब। और बंगाल का रिच रिसोर्सेज मिल गया, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स फाइनेंशियली स्टेबल बन गए, उनकी फाइनेंस की चिंता सब चली गई। अब पैसों से लेकर कोई चिंता नहीं, और अब वो अपनी पॉलिटिकल डिज़ाइन आगे कर सकेंगे, क्योंकि अब उसके पास कोई टेंशन नहीं था, राइट। विद दिस विक्ट्री द कंपनी एक्सरसाइज रियल पावर इन बंगाल। अब ये जीत के साथ, कौन सी जीत, कौन सी लड़ाई? बैटल ऑफ प्लासी। कब लड़ी गई थी? 1757। क्यों प्लासी कहा जाता है? पलाश के फ्लावर्स वहाँ पे उगते थे। क्या काम में आते हैं? कलर, रंग बनता है उसका, जो होली में खेलते हैं। दे मोनोपोलाइज्ड ट्रेड इन बंगाल एंड ग्रेजुअली ओस्टेड द फ्रेंच एंड डच। अब बंगाल में उनकी मोनोपोली हो चुकी थी, एक हत्थू शासन हो चुका था बंगाल में ट्रेड, क्योंकि वो जो खुद चाहते वो हो सकता था, इसीलिए बंगाल में मोनोपोली होने लगी ट्रेड में। मोनो माने एक, पोली माने अलग, ऐसे व्यापार करने वाले जिसका कोई जवाब नहीं था। और धीरे धीरे फ्रेंच और डच को ओस्ट कर दिया। ओस्ट माने बाहर फेंक दिया, धकेल दिया, राइट। पेंटिंग आप देख रहे हो, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र के बीच में ये मीटिंग हुई थी। मीर जाफ़र उनका पपेट नवाब था, राइट। कैसे झुका हुआ है वो देखो ब्रिटिशर के सामने। हमारे देश की गुलामी का यही रीज़न था कि सारे राजा ऐसे ये गोरों के सामने झुकते रहते थे और वो गोरे हमको झुकाते रहते। कंपनी continued to make heavy monetary demands which the नवाब was unable to meet। पपेट नवाब होते हुए भी
कंपनी पैसा बहुत मांग रही थी, वो पैसा वो चुका नहीं पा रहा था। मीर जाफ़र कठपुतली ही था। तो फिर वो भी कुछ सोचने लगा कि बीइंग अ किंग, मैं राजा हूँ, नवाब होते हुए मुझे कुछ तो अपने स्टेट का करना चाहिए। अब सिर्फ पैसा ही देते रहेंगे तो हम भूखे मरेंगे। सो व्हेन ही रिफ्यूज टू ग्रांट मोर ट्रेड प्रिविलेजेस, ज़्यादा, क्योंकि कंपनी को एक तो कंपनी को ट्रेड फ्री तो था ही, ड्यूटी फ्री ट्रेड, अब और उनको प्रिविलेजेस चाहिए था। तो जब मना कर दिया मीर जाफ़र ने, द इंग्लिश डिपोज्ड हिम मतलब इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने उनको पद से निकाल दिया। पोज माने पद, डी माने ऑपोजिट। इन हिज प्लेस दे इंस्टॉल्ड हिज सन इन लॉ मीर काजिम, और उसकी जगह उनके ही दामाद मीर काजिम को उन्होंने, कंपनी वालों ने रख दिया। अब फिर मीर काजिम उनका पपेट रूलर हो गया। दूसरी लड़ाई, द बैटल ऑफ बक्सर 1764। मीर काजिम, द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, soon realized that he was dependent on the company। मीर काजिम को जल्द ही ऐसा आभास होने लगा कि वो कंपनी पे डिपेंडेंट है। He tried to consolidate his power to free himself। खुद को फ्री करने के लिए अपने पावर को इकट्ठा करना चालू कर दिया। कंसोलिडेट का मतलब है स्ट्रेंथन करना, इकट्ठा करना, क्यूम्युलेट करना। टू बिगिन विथ, शुरुआत क्या हुई? ही डिसमिस्ड ऑल ऑफ मीर जाफ़र्स ऑफिशियल हु वेर क्लोज टू कंपनी। कंपनी के साथ काफ़ी नज़दीकी रिश्ते बना रखे थे, वैसे मीर जाफ़र के ऑफिशियल्स को निकाल दिया। He invited European mercenaries to train his soldiers in the new methods of warfare। मीर जाफ़र काजिम ने क्या किया? यूरोपियन मर्सिनरीज को इनवाइट किया। ना मर्सिनरीज हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया था। भारूती सैनिक माने ऐसे सोल्जर्स जिसको हायर किया जाता है दूसरे कंट्री के लिए लड़ने के लिए, अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसा होता है, तो उनको मर्सिनरीज कहा जाता है। तो मर्सिनरीज को हायर किया। मीर काजिम ने अपने सोल्जर्स को वॉरफेयर माने लड़ाई की अलग नई तकनीक से लड़ने के लिए तैयार करने के लिए मर्सिनरीज को इनवाइट किए। He abolished taxes on internal trade to provide equal opportunities to the English and the Indians। अब क्या काजिम ने क्या किया? इंटरनल ट्रेड जो था, चल रहा था राज्य के अंदर, उसके ऊपर जो टैक्स लगा था वो टैक्स निकाल दिया। क्योंकि क्या होता था, कंपनी टैक्स फ्री और उनके खुद के व्यापारी, वो राज्य के व्यापारी, उनके ऊपर टैक्स लग रहा था, तो वो टैक्स निकाल दिया। उसकी वजह से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मौका मिलने लगा इंग्लिश और इंडियंस को, राइट, क्योंकि सब ड्यूटी फ्री कर दिया उसने इंटरनल ट्रेड। ही ऑल्सो ट्राइड टू चेक द मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ द ब्रिटिश को जो ट्रेड प्रिविलेजेस मिल रहा था उसका जो मिसयूज हो रहा था, वो मिसयूज को भी वो बंद करना चाहता था और उसके लिए उन्होंने ट्राई भी किया। द ब्रिटिश वेर सरप्राइज्ड एज वेल एज अलार्म्ड। अब इससे ब्रिटिश चौंक भी गए और सतर्क भी हो गए, राइट, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट का मामला था। दे वेर सरप्राइज्ड एंड अलार्म्ड बाय दीज मूव्स। मीर काजिम के ये मूव्स से वो सरप्राइज भी हो गए और अलार्म भी हो गए। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ मीर काजिम। और फिर उन्होंने डिसाइड किया, ब्रिटिशर्स की यही नीति रहती थी, ट्रेड करना है चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए एक नया मंत्र था, एवरीथिंग, राइट नाउ अभी क्या बोलते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। उनके लिए एक और था मंत्र, एवरीथिंग इज फेयर इन ट्रेड ऑल्सो। ट्रेड करने के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे, राइट। तो उसने डिसाइड किया कि मीर काजिम को निकाल देना है। ही वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड फोर्स्ड टू फ्ली टू अवध। ब्रिटिशर्स ने हरा दिया मीर काजिम को और उसको अवध भागने के लिए मजबूर कर दिया।
मतलब भागने के लिए मजबूर कर दिया, वो अवध चला गया। देयर ही फॉर्म्ड एन अलायंस, उन्होंने फिर अपनी सपोर्ट में काफ़ी लोगों को साथ में लिया, और वो अलायंस था विथ शुजा-उद-दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम टू द मुगल एम्परर। शाह आलम और शुजा-उद-दौला के साथ उन्होंने अलायंस किया, अलायंस माने इकट्ठा होना। एंड क्या किया, फॉर एक्सपेलिंग द इंग्लिश फ्रॉम बंगाल, बंगाल में से ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए मीर काजिम ने शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब था और एक मुग़ल एम्परर शाह आलम टू उसके साथ मिलकर रणनीति बनाई, और 1764 में उनकी सबकी कंबाइन आर्मी ने इंग्लिश फोर्सेस के साथ लड़ाई की। वो थी बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की बैटल का रिजल्ट ये हुआ, मीर काजिम एंड हिज allies नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम टू were defeated by the company they were defeated and the company became the real master of Bengal। अब रही सही जो आशाएं थी उसके ऊपर भी पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि मीर कासिम उसके साथ नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम टू वो सब मिल के आर्मी लेकर जब कंपनी के साथ लड़ने गए तो कंपनी वो स्मार्टली कनिंग थी, काफ़ी खतरनाक थे कंपनी में, उसके सामने ये तीनों हार गए और कंपनी अब तो बंगाल का रियल मास्टर बन गई, क्योंकि अब कंपनी के सामने कोई आंख उठाने वाला नहीं था। मीर कासिम was expelled from बंगाल एंड मीर जाफर was reinstalled। अब कंपनी कितनी सेल्फिश है देखो, मीर जाफर को एक्सपेल करके मीर कासिम को बिठाया था पपेट रूलर के तौर पे, और अब मीर कासिम टेढ़ा चला तो मीर कासिम को बाहर निकालकर मीर जाफर को फिर से स्थापित किया नवाब के तौर पर। एक और ट्रीटी हुई 1765, शुजा-उद-दौला ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया कंपनी के साथ। मुग़ल एम्परर ने दीवानी पद ग्रांट किया। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। कितना बड़ा है हिस्सा, राइट? इंग्लैंड जैसा जितना हो गया बंगाल, बिहार और ओडिशा टू द कंपनी। कंपनी को दीवानी पद सौंपा गया कि इन तीनों राज्यों में आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। इन रिटर्न ही वॉज गिवन एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 26 lakhs। वो काफ़ी बड़ी रकम, बट टैक्स उससे भी काफ़ी ज़्यादा मिलता था। सालाना शुजा-उद-दौला को कितना मिलेगा? 26 lakhs। द नवाब ऑफ अवध हैड टू पे अ वॉर इंडेमनिटी ऑफ 50 lakhs, बट हिज किंगडम वॉज restored to him as a British protectorate। राइट? नवाब अवध के नवाब को एक वॉर इंडेमनिटी पे करनी पड़ती थी 50 लाख की, राइट? पर उनका किंगडम जो है वो कैसे रिस्टोर हुआ, वो कैसे स्थापित हुआ? ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट के तौर पे वो स्थापित हुआ। तो यहाँ पे दो नए वर्ड आए। इंडेमनिटी माने कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब होता है कि नुकसान हुआ तो उसका मुआवजा, वरतर जिसको बोलते, तो 50 लाख पे करने पड़े, और उसका किंगडम जो है वो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट के, वो ब्रिटिश के अंडर में था, राइट? ये पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें शाह आलम टू जो है मुग़ल एम्परर, वो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी पद जो है वो देते हुए। तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे मुंह उतरे हुए, क्योंकि हार गए थे ब्रिटिशर्स के सामने अपनी लड़ाई, और फिर बक्सर की लड़ाई, और उसको ये देना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। अब दीवानी पद मिल गया। The Diwani allowed the company to use the revenue resources of Bengal to purchase cotton and silk textiles, maintain the company's troops, and meet the cost of building the company's forts and offices at Calcutta। ये दीवानी पद मिलने की वजह से कंपनी जो है वो बंगाल का बहुत बड़ा रेवेन्यू रिसोर्सेज यूज़ करने लगी, और उसकी वजह से
कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स बड़ी मात्रा में परचेस करने लगी। कंपनी की ट्रूप्स माने सैनिक, आर्मी भी कंपनी मेंटेन करने लगी अच्छे से। और कंपनी के फोर्ट्स और ऑफिस जो कलकत्ता में वो बना रही थी कंपनी, उसका सारा खर्चा दीवानी पद से मिलने लगा। ये अब कंपनी को अभी और मज़ा आने लगा, क्योंकि करना था सिर्फ ट्रेड, अब तो राजनीति मिल गई, वो राजा बन गई, नवाब बन गई, राइट। द बैटल ऑफ बक्सर क्लियरली डिस्प्लेड द सुपीरियर मिलिट्री पावर ऑफ इंग्लिश। बैटल ऑफ बक्सर की वजह से ये साफ हो चुका था कि ब्रिटिश आर्मी का पावर बहुत बढ़ गया है, राइट। बैटल ऑफ, अब कनेक्ट टू हिस्ट्री चाहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल के एक्चुअल नवाब क्या कर रहे थे, तो उनको एक ऐसा ट्रेंड बन चुका था कि कंपनी ऑफिशियल को खुश रखने के लिए वो एक तरह का वर्चुअल आग्रह या फोर्स किया जाता था कि भाई अपनी ज़मीन और काफ़ी ज़्यादा पैसे और पर्सनल गिफ्ट कंपनी ऑफिशियल्स को दिया करें। और उसी वजह से कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगी, जायदाद बढ़ने लगी, और वो लेविश लाइफस्टाइल्स जीने लगे। इंडियन प्रिंसेस जैसी, भारत के जो प्रिंसेस थे काफ़ी, उनके जैसी लाइफस्टाइल जीने लगे। और इंग्लैंड में वो काफ़ी बार उनको मॉक करके, माने मस्ती करके, उनको कहा जाता था नाबूब्स, राइट। नवाब जो है उसका एक डिस्टोर्टेड वर्जन नाबूब कहा जाता था, वो भी नवाब की तरह जी रहे ऐसा कहा जाता था। ये पोर्ट्रे आप देख रहे हो, एन इंग्लिशमैन इन इंडियन अटायर इन द 1820s, राइट। इंडियन अटायर में, इंडियन वेशभूषा में, पोशाक में इंग्लिशमैन जो है हुक्का पीते हुए, और सारे ये उनके हाजी हाँ करने वाले, राइट। ऐसा ही होता था तब। नेक्स्ट इज ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। अब ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट और डायरकी इन बंगाल। ड्यूअल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट बंगाल में थी। अब देखो उनकी चाल क्या है। अंडर दिस सिस्टम द नवाब हैड पावर्स ऑफ मिलिट्री एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन वाइल द कंपनी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर रेवेन्यू। अब नवाब निकल तो नहीं गए, बट नवाब का पावर क्या था? मिलिट्री एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शंस, माने बंगाल का प्रोटेक्शन करना और कायदे कानून देखना। और कंपनी के पास क्या था? एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर रेवेन्यू। पैसा कंपनी कमा रही, काम कर रहा है नवाब। द कंपनी हैड ऑल पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी के पास सारे पावर्स थे बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी। वाइल द नवाब हैड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नवाब को सारे काम करने थे, जिम्मेदारी थी, बट नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और रिसोर्सेज। सत्ता, पावर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, जज्बा कुछ नहीं था। अंडर दिस सिस्टम बंगाल सफर्ड ट्रेमेंडसली। ऐसी सिस्टम के अंडर में बंगाल को काफ़ी नुकसान, क्योंकि पैसा मिल रहा है ब्रिटिशर्स को, वो अपने ट्रेड में ही डालेंगे। वो अपने, उसकी बाप की तो ज़मीन थी नहीं बंगाल, तो वहाँ पे जाके डेवलपमेंट करें। वो सारा पैसा ट्रेड में लगा देते थे और सब कुछ भुगतना पड़ता था नवाब को। फाइनली वॉरेन हेस्टिंग्स एंडेड द ड्यूअल गवर्नमेंट इन 1772। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ड्यूअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया एंड ब्रॉट बंगाल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। और बंगाल को कंपनी के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया। माने अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी की और सारे पावर्स भी कंपनी के। क्लियर? तो ये था बंगाल के कॉन्क्वेस्ट और पूरा कंट्रोल। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर का कैसे एक्सपांशन हुआ।